हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी 3 सितंबर की पहली शिफ्ट। ठीक है, 13 तारीख की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए थे आज की क्लास में हम कवर करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसका रिलेशन है लॉ के साथ। एपिस्टोमोलॉजी के लिए कि पूछा है हमें कि कौन सा वर्ड आएगा। ये है वर्ड बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी। पहला वर्ड दे रखा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसका रिलेशन है लॉ के साथ। एपिस्टोमोलॉजी के लिए हमसे पूछा है कि कौन सा वर्ड आएगा इन चार ऑप्शन में से। तो देखिए, फिलोसफी एक वर्ड है, फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी, उसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि यहां दे रखा है ज्यूरिस्प्रूडेंस और एक और वर्ड दे रखा है एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है, ये दो टर्म्स है, ये दो ब्रांच है किस सब्जेक्ट की? फिलोसफी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? जिसमें स्टडी ऑफ लॉ हो। स्टडी ऑफ लॉ को हम क्या बोलते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस। वैसे ही अगर ऑप्शन चेक करूं मैं, ऑप्शन चेक करूं क्या कि स्टडी ऑफ रियलिटी को क्या बोलेंगे हम? स्टडी ऑफ रियलिटी को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन में दिया है ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन लॉ के साथ, यानी स्टडी ऑफ लॉ को क्या बोलते हैं हम? ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसी प्रकार एपिस्टोमोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है? तो ऑप्शन 1 है रियलिटी। स्टडी ऑफ रियलिटी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। ये भी एक फिलोसफी का ही ब्रांच है जिसमें मेटाफिजिक्स आती है और जिसमें स्टडी ऑफ रियलिटी पढ़ाई जाती है। ठीक है, दूसरा है लॉजिक। स्टडी ऑफ लॉजिक को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लॉजिकल थ्योरी। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं लॉजिकल थ्योरी। उसके बाद है एथिक्स। एथिक्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एथिक्स को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ एथिक्स, इसको बोलेंगे हम मोरल फिलोसफी। क्या बोलेंगे? मोरल फिलोसफी। ठीक है भाई, पहला दिया हमें रियलिटी, स्टडी ऑफ रियलिटी को क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स। लॉजिक दिया है, उसको बोलते हैं लॉजिकल थ्योरी। स्टडी ऑफ लॉजिक्स को क्या बोलते हैं? लॉजिकल थ्योरी। स्टडी ऑफ एथिक्स को क्या बोलते हैं? मोरल फिलोसफी। अब बचा ऑप्शन सी, क्या? स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज को क्या बोलते हैं? एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है भाई, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एपिस्टोमोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ नॉलेज को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ मेनी लेटर्स इन ट्रेडमार्क आर बिटवीन द फर्स्ट वोवल एंड द लास्ट कॉन्सोनेंट। देखिए, एक वर्ड दिया है हमें ट्रेडमार्क। ठीक है, इसमें बोला गया कि पहले स्वर और अंतिम व्यंजन के बीच कितने अक्षर है। देखो, पहला वोवल, फर्स्ट वोवल, टी ए कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, ए पहला वोवल है। उसके बाद क्या बोला इसने? अंतिम व्यंजन, यानी लास्ट कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा? तो लास्ट पोजीशन पे देखूं तो यही लास्ट क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और इन दोनों के बीच में लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने? 5। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर वेरी करेगा, सेकंड से सेकंड, और थर्ड से थर्ड, और फोर्थ से फोर्थ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया 3 लेटर। तो फर्स्ट लेटर देखते हैं। देखो, एन से ओ, ओ से पी, पी से क्यू, और क्यू के बाद फर्स्ट लेटर आर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा और डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखते हैं सेकंड लेटर। सेकंड लेटर क्या है? ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, और आर के बाद क्या आएगा? सेकंड लेटर एस। तो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में सेकंड पोजीशन पे एस है ही नहीं, तो ऑप्शन सी ही बचा हमारा, वो आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये भी एक लेटर सीरीज का ही है। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा क्या लॉजिक लग रहा है, फिर हम बताएंगे। देखिए, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर जाएंगे जब हम, एस से यू, तो कितना हो रहा है? यहां आ रहा है +2। ठीक है, यू से डब्ल्यू, यहां भी +2 हो रहा है, और डब्ल्यू में +2 जब मैं करूंगा तो क्या आएगा? लेटर वाई, यानी फर्स्ट लेटर वाई। ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ऑप्शन डी में दे रखा है फर्स्ट लेटर वाई, तो हमारा आंसर वाई एम एक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक सीरीज दी है। सीरीज बोले तो आप लॉजिकल एक ऑर्डर में लगाई गई है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा।
तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है? बताओ भाई, आपको कई कुछ नई चीजें भी सिखाएंगे डेली की डेली। तो बताओ इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इस वर्ड को कई बच्चे जो है चाउस बोलते हैं, चाउस। इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? केओस। क्या है? केओस। ठीक है, तो ये चीज आगे से ध्यान रखना कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो। इस वर्ड को क्या बोलेंगे? केओस। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो, वर्ड दे रखा है केओस। केओस, उसके बाद कंफ्लिक्ट, फिर नेगोशिएशन, फिर रेजोल्यूशन। देखिए मीनिंग पे जाते हैं। केओस, केओस का मीनिंग होता है, हिंदी में अगर बोलूं तो अव्यवस्था। क्या मीनिंग होता है? अव्यवस्था। मतलब चीजें अस्त व्यस्त या इधर उधर रखी गई, उसे बोलते हैं क्योस। क्योस के बाद वर्ड दे रखा है कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कंफ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड वर्ड दे रखा है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन। अब पहले आप ये बताओ, इन दो वर्ड से, इन दो जो नाम लिख रखे हैं मैंने, केओस और कंफ्लिक्ट, उसका मतलब होता है अव्यवस्था और लड़ाई। इससे रिलेट कर पा रहे हैं आप कुछ? देखो, जब चीजें अस्त व्यस्त होती हैं, जब चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं, उसके कारण क्या होती है? लड़ाई, कंफ्लिक्ट। और लड़ाई के बाद क्या होता है? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब या तो आप कह सकते हो मोल भाव, या एक और दूसरा वर्ड है बातचीत। ठीक है, क्या होता है? बातचीत। फर्स्ट वर्ड देखा है केओस, उसका मतलब है अर्थ अव्यवस्था, यानी चीजें जब इधर उधर होती हैं तब होती हैं छोटी छोटी लड़ाइयां, झगड़े होते हैं। और झगड़े के बाद क्या होती है? बातचीत। यानी अब आप मान के चलो दो बंदे हैं, किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ रहे हैं या उनमें कुछ अव्यवस्था होगी। ठीक है, यानी कोई चीज से खेल रहे थे, मान लो दो बच्चे एक टॉय से खेल रहे थे, वो टॉय टूट गया, मान लो गलती, किसी गलती के कारण। तो उनमें जब फिर क्या होगा? लड़ाई। लड़ाई मतलब वो उस पर आरोप लगाएगा, दूसरा उस पर आरोप लगाएगा कि तूने तोड़ा। तीसरा, उसके बाद क्या होगी? बातचीत। यानी कोई तीसरा पर्सन आएगा और उनके बीच में बैठ के सुलह होगी, कोई बातचीत होगी उस टॉय को लेके। चौथा वर्ड दे रखा है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। यानी दो बच्चे एक टॉय के साथ खेल रहे थे, वो टॉय टूट गया। ठीक है, और टूटने के बाद उनके बीच क्या हुई? लड़ाई। उसके बाद तीसरा बंदा आया तो उनके बीच में बातचीत हुई, सुलह हुई, और सुलह होने के बाद समाधान निकला। या तो वो टॉय फेंक दिया गया, नया लाया गया, या उसी की जोड़ के उससे बच्चे अब खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ समाधान के बाद इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जस्टिस, और एक वर्ड दे रखा है लॉ। तो देखो, जस्टिस और लॉ, इसका यूज कब होगा? मतलब जस्टिस और लॉ का, कानून और न्याय, इनका यूज कब लेंगे? जब समाधान ना निकल रहा हो हमारे। यानी समाधान अगर ना निकलता तो हम किसकी तरफ जाते? जस्टिस की तरफ जाते या लॉ की तरफ जाते? मतलब कानून के दायरे से हम जाते हैं उसका समाधान लेने। अब समाधान हो चुका है तो ये ऑप्शन तो सुटेबल नहीं होंगे। अब बचा ऑप्शन स्टेबिलिटी और हार्मोनी। तो स्टेबिलिटी, आप एक झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है मान लो, और उसके बाद बातचीत भी हुई है, फिर समाधान भी हुआ है, तो आप तुरंत स्टेबल स्टेबल नहीं हो सकते, स्थिर नहीं हो सकते, बिल्कुल ही तुरंत बात नहीं होगे। और एक ऑप्शन बचा है हमारा बी, हार्मोनी। हार्मोनी क्या होती है? पीस, शांति। यानी एक झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद बातचीत हुई, बातचीत के बाद समाधान निकले, और समाधान के तुरंत बाद जो है शांति जरूर मिलती है। ठीक है, तो ये बेटर ऑप्शन है सी से। बी ऑप्शन जो है वो बेटर है। ठीक है, स्थिर आप एकदम से नहीं होगे, स्थिर हो गए काफी टाइम बाद जाके। और जो बी ऑप्शन है उसका मतलब है शांति, पीस, जो आप समाधान के तुरंत बाद हो जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी? कौन सा शब्द इस श्रेणी से संबंधित नहीं है? वो डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो। देखो, हिबिस्कस, ये क्या? एक फ्लावर है, फूल का नाम है, फ्लावर है। ठीक है भी। ट्यूलिप, ट्यूलिप भी एक फूल है, और डेजी भी एक क्या है? फूल है। बचा कौन सा है? एप्पल। एप्पल क्या है हमारा आंसर? एप्पल वैसे है क्या? फ्रूट एक। ठीक है, तो ये चीज हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। तीन जो ऑप्शन दे रखे थे वो फूल के थे, फ्लावर्स के थे, और एक ऑप्शन जो बचेगा जो हमारा आंसर है वो एक क्या है? फ्रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट? एक नंबर सीरीज दी है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा हमसे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो 0 से 6, यहां गैप कितने का है?
6 का है, 6 से 24 यहां गैप कितने का, 18 का, ठीक है। 24 से 60 का गैप कितने का है, 30 और 6 36, ठीक है। 60 से 120 यहां गैप कितने का है, 60 का, और 120 से 210 यहां गैप कितने का है, 90 का। इतना समझ में आया। और नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें पहले इन नंबर्स को समझना पड़ेगा कि ये नंबर्स किस हिसाब से रखे गए हैं यहाँ। तो देखो एक नंबर का डिफरेंस चेक कर लिया हमने, अब अगला डिफरेंस चेक करेंगे। देखो 6 से 18, 6 से 18 यहाँ गैप कितने का, 12 का। 18 से 36 यहाँ गैप कितने का, 18 से 36 कितने का, 18 का ही। 36 से 60 यहाँ गैप कितने का, 36 और 20 और 4 24, यहाँ 24 का गैप है। और 60 और 90 का गैप कितने का है, 60 और 90 का गैप कितने का है, 60 और 90 का 30 का गैप है। तो देखो यहाँ कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है। देखो 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, यानी अगला नंबर क्या आएगा, 30 और 6 36। अब 36 में करूंगा 90 में ऐड, कितना, 90 और 36 यानी 126, ठीक है। यहां आएगा गैप 126। अब अगला नंबर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 210 में 126 ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड कीजिए, 6 यहाँ 3 और यहाँ 3, आंसर क्या आएगा हमारा, सी, ठीक है भाई। हमने पहले डिफरेंस देखा, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखा, और फिर डिफरेंस देखा, 3 लेयर बन गई, 3 स्टेप बन गए, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा C336। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 नंबर, ये भी एक नंबर सीरीज का ही है। बताइए भी इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, चेक कीजिए आप, ट्राई कीजिए आप। एक हिंट मैं दे देता हूं आपको, क्या छोटा सा हिंट दूंगा। देखो यहां 3 और 4 यहां गैप 1, 13 और 14 यहां 1, 45 और 46 यहां भी 1। देखो इन 3 जगह तो मैं कह सकता हूं कि +1 हो रहा है भाई, बाकी आप लोग चेक कीजिए क्या हो रहा है इसमें। अब बच्चे बोलेंगे कि ये तो कोई भी बता सकता था। देखो अब लॉजिक हमें फाइंड करना है, 4 से 13, 14 से 45 कैसे गया, और 46 से हम अगला नंबर कैसे लेके आए। तो देखो या तो कुछ मल्टीप्लाई करके, जैसे अगर 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 4 तीय 12, 12 के आसपास का नंबर है, 14 तीय 42, 42 के आसपास का नंबर है, और 46 तीय कुछ नंबर होगा उसी के आसपास ऑप्शन दिए गए। देखो अब यहां क्या होगा, 4 तीय 12, 4 तीय 12 प्लस 1, ठीक है, 4 तीय 12 प्लस 1 13। 14 से 45 कैसे जा रहा है हम यहाँ, 14 तीय 42 प्लस 3, समझ आया। यहां क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई बाय 3, फिर +1 यहां किया, +3 यहां किया। तो ये कौन से है, यानी लॉजिक सिंपल सा है, पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, उसके बाद क्या करना है, +1 +3, यानी अगला नंबर पक्का +5 आएगा, और क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 3। 46 दिए कितना होता है, 46 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 45 दिए 135 और 3 यानी 138, 138 तो ये होगा, और उसमें क्या +5 और करने हमें, 138 और 5 143, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। समझ में आया, समझ आया। अल्टरनेट लॉजिक लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड में 1 का डिफरेंस, दूसरे और तीसरे नंबर में जब जाऊं तो मल्टीप्लाई बाय 3 +1, फिर 1 का डिफरेंस, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 +3, फिर 1 का डिफरेंस, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 +5। अगर मैं इससे नेक्स्ट नंबर पूछ लूं तो क्या आएगा, इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, यहां अगर 143 आया है तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, यहां 1 का ही डिफरेंस था, तो यानी अगला नंबर 144 ही आएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट दी है एक, और उसकी स्टेटमेंट के बेस पे क्या है, 2 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट क्या दी है, नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के कोई बच्चे क्या फेल्ड द एग्जाम दिस ईयर, यानी क्लास 10th के बच्चे जो है आपकी बार साइंस के पेपर में कोई भी फेल नहीं हुआ है। हिंदी में भी बोली गई, इस वर्ष 10वीं कक्षा का कोई भी छात्र विज्ञान की परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, उसके बेस्ड पे 2 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, द साइंस एग्जाम वाज वेरी इजी। तो स्टेटमेंट पे बेस्ड 2 कंक्लूजन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो देखो पहला तो गलत हो गया भाई। अब बच्चे पूछेंगे क्यों हो गया, क्योंकि द साइंस एग्जाम वाज वेरी इजी, ये हम कह तो नहीं सकते, क्या पता उनकी तैयारी बढ़िया से हुई,
उनको जो साइंस पढ़ाने वाला जो टीचर है वो सबसे बढ़िया हो, उन्होंने उस टीचर ने बढ़िया मेहनत की हो बच्चों पे, ठीक है। तो वो कारण भी हो सकता है कि कोई भी बच्चा क्लास 10th का साइंस एग्जाम में फेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पहला कंक्लूजन है वो गलत। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पास्ड साइंस, ये बात तो स्टेटमेंट में बोली गई है, तो ये क्या होगी, सही। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th क्या दे रखा है इसमें, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन है, जिसमें से हमें बताना है कि कौन सी इन दो कंक्लूजन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बताइए। देखिए ये है कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर आता है रीजनिंग में, कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, कुछ लेटर्स दिए होंगे, कुछ नंबर्स दिए होंगे और उनके बीच का रिलेशन दिया गया है, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है या कौन सा इक्वल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कौन किसका, इनइक्वालिटी चैप्टर का। जैसे मैं बोलूं कोडेड इनइक्वालिटी, तो वो भी है इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब फर्स्ट डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाना है, तो फर्स्ट कंक्लूजन देखूं तो यहां दिया है ए और ओ, ठीक है। तो ए और ओ स्टेटमेंट में चेक करते हैं कहां है। देखो ए ये रहा और ओ ये रहा, यहां तीन स्टेटमेंट दी गई है, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, ठीक है भाई। तो अब ए और ओ दो लेटर्स जो दे रखे हैं, दो एलिमेंट्स जो दे रखे हैं, इनके बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो ये पहली स्टेटमेंट से पता चल रहा है ए और ओ का रिलेशन क्या आएगा। अब देखो ये दे रखा ए और ओ, अब ए और ओ के बीच में जो है वो दोनों साइन आ गए, यानी ये देखो यहां स्मॉलर देन का भी आ गया साइन और यहां ग्रेटर देन का भी साइन आ गया। तो ए और ओ के बीच जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, यहां कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी जो दो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके बीच में अगर दोनों ही साइन आ जाए तो वहां कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन, ठीक है। ये बात समझ लो। तो ए और ओ का ये जो पहला कंक्लूजन दे रखा है, ए इज लेस देन इक्वल टू ओ, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, सी और जी, सी और जी का रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, देखो सी दे रखा है यहां और जी का दे रखा है यहां, यानी इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके सी और जी में पहले तो रिलेशन बनाओ। देखो सी इज लेस देन ए, लेस देन ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू टी, इज इक्वल टू दे रखा है डी, और डी देखो डी इज लेस देन इक्वल टू जी, डी इज लेस देन इक्वल टू जी। तो यहां से देख पा रहे हैं पहला और दूसरा स्टेटमेंट का यूज करके हमने सी और जी के बीच में रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब सी और जी के बीच में साइन चेक करने हमें कौन से दे रखे हैं, तो यहां देखो यहां भी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ये भी इक्वल टू, यानी सी और जी में रिलेशन क्या कौन सा बनेगा, लेस देन, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन जो है वो हमारा सही होगा बिल्कुल, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी हमारा, यानी ओनली टू कंक्लूजन जो है, दूसरा कंक्लूजन जो है वो सही है बिल्कुल। समझ आया, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आओ, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके बीच का रिलेशन फाइंड करो, अगर दो एलिमेंट्स के बीच के साइन जो है वो दोनों ही आ जाए, लेस देन भी आ जाए ग्रेटर देन भी आ जाए, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो वो कंक्लूजन गलत होगा। दूसरा जो पूछा है हमसे वो इन दोनों का या तीनों का यूज भी करके बना सकते हैं हम, और फिर फाइंड करने हैं इनके बीच का रिलेशन। इनके बीच का रिलेशन देखो यहां भी लेस देन, यहां भी लेस देन, सभी लेस देन दे रखे थे, यहां रिलेशन क्या बनेगा, लेस देन। दूसरा कंक्लूजन सही होगा, केवल दूसरा ही होगा, पहला गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रखा है, ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड नेचर इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर्स दैट इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड द थर्ड फ्रॉम राइट, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि हमें एक वर्ड दिया है नेचर, ठीक है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, और फिर एक कंडीशन दी है, कौन सी कंडीशन, कि फिफ्थ पोजीशन पे, बाएं से फिफ्थ पोजीशन पे जो लेटर होगा और दाएं से तीसरे स्थान पे जो लेटर होगा उनके बीच में पोजीशन लेटर नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा था हमें नेचर का, नेचर वर्ड लिखते हैं, उसके बाद इसको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमें। तो देखो सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा, ए, तो ये मैंने लिख दिया ए। उसके बाद बी सी डी ई, लेटर ई। उसके बाद लेटर कौन सा आएगा, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यहां आएगा एन। ओ पी क्यू आर, लेटर आर, एस और टी, फिर यू, ठीक है। अब इसने कंडीशन क्या बोली थी कि फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा,
लेफ्ट से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर होगा टी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? द वन दैट इज थर्ड फ्रॉम राइट, राइट से कौन सा? थर्ड। तो यानी आर और टी के बीच में कितने लेटर होते हैं? एक ही तो लेटर होता है, कौन सा? एस। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कैन बी वाले और एक होता है कैन नॉट बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आपको वर्ड दिया हुआ कैन बी या फिर दिया हुआ कैन नॉट बी, यानी जो वर्ड बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया, तो ये जो वर्ड क्यों बताया मैंने, ताकि आप ध्यान रख पाओ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन कौन सा दे रखा है? कैन बी। जो मतलब चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो बनेगा और बाकी तीन जो है नहीं बनेंगे। तो चेक कीजिए, वर्ड दे रखा था प्रीचर, तो पहला ऑप्शन कौन सा है? टीच। देखो इस वर्ड में कहीं भी लेटर टी नहीं है, कहीं भी लेटर टी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। टच वर्ड है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि लेटर टी है। क्रिएट में भी देखो टी दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ऑप्शन बचा कौन सा? सी। चेक करो, CHAR, CHAR, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये वर्ड बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइडेंटिकल टू द एड्रेस गिवन। ये एक एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक एड्रेस दिया गया है और चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा है कि इसके सिमिलर कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें ओनली 2 4 1 3, यानी इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इसके सिमिलर होगा। तो चेक कीजिए, क्या पहला सेम है? देखो देवांश राठौड़ 15B, देवांश राठौड़ 15B कोमा भी दे रखा है, देवांश राठौड़ 15B यहाँ भी कोमा दे रखा है, देवांश राठौड़ 15B यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यानी ये सही है। उसके बाद देखो सफायर टावर्स, सफायर टावर्स, सफायर टावर्स, सफायर टावर्स और सफायर टावर्स, ये भी सेम है, सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में देखो यहाँ एस होना था, अगर यहाँ एस होता तो ये सेम होता, इसलिए क्या होगा? गलत। तो एक ऑप्शन हमारा हट गया। उसके बाद बचा क्या है? जयपुर, जयपुर के बाद कोमा, ये भी कोमा कोमा, पिन कोड देखूँ तो 302018। देखो यहाँ 17 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, यहाँ 19 दे रखा है, ये भी कट जाएगा, तो यानी ऑप्शन 1 जो है वही हमारा बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एड्रेस बेस्ड अब की बारी सीजीएल प्री 2025 में देखने को मिले हैं, एड्रेस बेस्ड। इसमें आपको जितना जल्दी हो सके लेटर्स को, कोमा को, या जितने भी नाम दिए गए हैं उनको सबको देख के, नजर मार के देखना होता है कौन सा अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, फाइंड द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द एनालॉजी। ठीक है, ये एनालॉजी बेस्ड कौन सा? लेटर बेस्ड एनालॉजी है। तो देखिए यहाँ एफ से एन, एफ कितने पे आता है? 6 पे, एन आता है 14 पे, तो गैप कितने का? 8 का, यानी फर्स्ट लेटर में 8, ओ से 8 जब ऐड करूंगा ओ आता है 15 पे, 15 और 8 23, 23 का मतलब लेटर डब्ल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा और ऑप्शन बी भी। चलिए नेक्स्ट लेटर पे देखूं, नेक्स्ट लेटर कौन सा है? एल, एल और टी, एल 12 पे, टी 20 पे, यहाँ भी क्या हो रहा है? 8, यानी सेकंड लेटर में भी 8 ऐड करने हैं। जी 7 पे, 7 में 8 ऐड करूंगा तो लेटर कौन सा बनेगा? जी 7 पे प्लस 8 करूंगा तो 8 और 7 15, 15 पे लेटर कौन सा आता है? ओ, यानी ऑप्शन ए WO हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी वही लेटर्स बेस्ड एनालॉगी है। बताइए गोल्डन का क्या लॉजिक लगा के आंसर आएगा। पहले तो फॉरेस्ट से देखो कौन क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। एफ से ओ 6 से 15, यानी 9 ऐड हो रहे हैं, और 7 9 और 7 16, लेटर पी तो कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, चलिए इसको अलग से करते हैं। लेटर दे रखा है हमें फॉरेस्ट, ठीक है, लेटर हमें दे रखा है फॉरेस्ट, और उसको लिखा कैसे है? OF ER और फिर लिखा है TS। देखो लिखने से क्या हुआ, लिखने से आपको लॉजिक पता चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में भी जाते हो, अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा आपसे तो कोशिश कीजिए लिखो उसको, जितना ज्यादा लिखोगे उसको फिर समझ में आ जाएगा, आप लिखते लिखते समझ जाओगे क्या लॉजिक लग रहा है। देखो जैसे ही मैंने लिखा तो इसमें यहाँ
कई बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो क्रॉस में वर्ड्स को है लिखा गया है, FOR यहाँ कर दिया, E यहाँ कर दिया, S को यहाँ लिख दिया, T को यहाँ लिख दिया, ठीक है। लेटर्स को क्या लिख दिया क्रॉस में। अब गोल्डन वर्ड दे रखा था, तो गोल्डन को जब मैं क्रॉस में लिखूंगा तो यहाँ लेटर कौन सा आएगा, OG। LD तो उसको लिखा जाएगा DL, EN लिखा था तो NE, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, OGDLNE, ऑप्शन ए में है हमारा, ठीक है। तो ये चीजें भी जरूरी होती हैं। कई बार लॉजिक पकड़ में नहीं आता, समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि लेटर्स को लिखें और जो कोड दे रखा है उसको भी लिखें, ताकि लॉजिक को आप पहचान पाए, ठीक है। कई बार ऐसे देखने पे क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक है वो हम पकड़ नहीं पाते हैं, लिखने से हम पता कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ फीमेल सेड ही इज द सन ऑफ माय मदर्स ओनली सन, हु इज मैन टू द फीमेल, ठीक है। देखो ये पॉइंटिंग वाले ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो कोशिश करना इन टाइप के क्वेश्चन को किस में करें, हिंदी लैंग्वेज में करें। हिंदी लैंग्वेज में करने का फायदा क्या है, हिंदी लैंग्वेज में आप रिश्तों को जल्दी से समझ पाओगे और जल्दी से आप इनका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरी, देखो यहाँ एक चीज बोली गई है, वह कौन है, ये पुरुष के बारे में बोला गया है। और इसने बोला है क्या, कि मेरी माँ के इकलौते बेटे, मेरी माँ का इकलौता बेटा। अब मैं एक महिला हूं और मेरी माँ का इकलौता बेटा यानी मेरा भाई होगा, और उसका भी बेटा है यानी मेरे भाई का बेटा, मेरे भाई का बेटा। अब इसने पूछा क्या है, वह पुरुष उस महिला का क्या है, वह पुरुष महिला का कौन होगा, भतीजा होगा। मेरी माँ का इकलौता बेटा मेरा भाई और मेरे भाई का बेटा मेरा क्या होगा, भतीजा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं डायग्राम से करवा दूं तो वो भी यही आंसर देगा। देखो जैसे एक फीमेल थी, ठीक है, फीमेल ने बोला कि मेरी माँ का इकलौता बेटा, तो फीमेल की माँ, ठीक है, उसका इकलौता बेटा, बेटे के लिए होता है प्लस, बेटे के लिए नहीं मेल के लिए होता है प्लस, और फीमेल के लिए माइनस का साइन, ठीक है। अब इसने बोला कि माँ का इकलौता बेटा, फीमेल की माँ और माँ का इकलौता बेटा, और उसका भी बेटा कौन है, वो मैन, वो जो पुरुष के बारे में बात कर रही है वो ये है, ठीक है। फीमेल की माँ, माँ का इकलौता बेटा, उसका भी बेटा। अब उसने पूछा कि उस फीमेल का मैन से क्या रिलेशन है, या उस मैन का फीमेल से क्या रिलेशन है। हु इज द मैन टू द फीमेल, ये मैन के बारे में पूछ लिया, तो मैन कौन होगा, भतीजा, या आप कह सकते हो नेफ्यू, ठीक है। तो भतीजा होगा, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, वन नंबर डज नॉट मैच दिस फैक्टोरियल सीरीज। एक सीरीज दी है जिसमें से कोई एक नंबर क्या है इस सीरीज को ब्रेक कर रहा है या इस सीरीज से मैच नहीं कर रहा, वो हमें फाइंड करना है, कौन सा नंबर होगा। तो बताइए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखिए पहले सबसे पहले हम डिफरेंस देखें, 2 से 6, 2 से 6 यहाँ 4 का गैप, 6 से 24 यहाँ का कितने का गैप, 18 का, 125 से 24 का गैप, यहाँ कितने का, 101 का, 125 से 720। ये देखो एक चीज समझ में आ रही, 4, 18, 101 नंबर आना इलॉजिकल था, मतलब यहाँ कोई इवन नंबर नहीं आया, ओड नंबर भी नहीं आया, ओड नंबर तो आया है, ये कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं बनना, तो ये नहीं होगा। देखो नंबर्स को अगर मैं देखूं, देखो 2 से 6 यहाँ मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, 6 से 24 यहाँ मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, यहाँ 24 से 125, ठीक है। देखो अगला नंबर इसको छोड़ दो, इस नंबर को चेक करो, देखो यहाँ क्या हो रहा है, 72 को जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से मल्टीप्लाई करूं, देखो 77 7 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 49 और 1 50, 504 बन रहा है, 50 40, ठीक है। यहाँ अगर 3 यहाँ 4 तो यहाँ क्या आएगा, 5 नहीं आना चाहिए, अगर 5 होता 24 5 यहाँ आता फिर 120, और 120 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ 720 बनता, तो सीरीज बनती ये, यानी 125 जो है हमारा आंसर। आंसर कैसे है, 125 जो है वो हमारा सीरीज को तोड़ रहा है, सीरीज को ब्रेक कर रहा है, या लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन डी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच नंबर सेट इज डिफरेंट, कौन सा संख्या समूह जो है अलग है। ये 4 नंबर्स के कुछ सेट दे रखे हैं, ये एक सेट, ये 2 सेट, ये तीसरा सेट दे रखा है और ये चौथा सेट। इनमें आपस में कुछ लॉजिक लग रहा है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहे हैं, या क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। और इन चारों में से एक कोई अलग होगा और बाकी जो 3 है वो होंगे सिमिलर। वो जो एक अलग होगा
वही हमारा आंसर होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर जाऊं, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर जा रहा हूं, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, 11 से 22 यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, देखो हो रहा है। 13 से 26 यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। 15 से 30 यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। और फर्स्ट नंबर ये 14 से 28 यहाँ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आया? यानी पहले दो नंबर से हम फाइंड नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे जाऊं तो 22 से 44 यहाँ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। 26 से 52 यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2। 30 से 60 यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2। और 28 से 43 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। अगर 43 की जगह यहाँ अगर 56 होता, 28 दूनी 56 होता तो हमारा आंसर होता, यानी यही अलग हो जाएगा, 14, 28, 43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, रिवर इज कोडेड दिस, हाउ इज अर्थ कोडेड। रिवर को कुछ कोड करके एक नंबर लेटर क्लस्टर दिया है और अर्थ का फिर हमें कोड लगा के बताना है कि आंसर कौन सा होगा। देखो फर्स्ट लेटर अगर मैं चेक करूं तो आर से टी, आर से टी यहां कितना हो रहा है, आर से टी कितना हो रहा है, +2। कितना हो रहा है, +2। आई से के यहां भी कितना हो रहा है, फिर +2। वी से एक्स यहां भी +2 हो रहा है। ई से जी यहां भी +2 हो रहा है। और आर से टी यहां भी क्या हो रहा है, +2। यानी सभी लेटर्स में क्या करना है, हमें +2 ही करना है। बताओ फिर ई में +2 क्या आएगा, लेटर जी। ए में +2 करूंगा जब, लेटर सी। आर में +2 जब करूंगा तब लेटर टी। टी में जब +2 करूंगा तो लेटर वी। और एच में +2 करूंगा जब क्या आएगा, लेटर जे। तो जी सी टी वी जे, जी सी टी वी जे ऑप्शन ए में है। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, इफ 5 हैशटैग इज इक्वल टू 19, 7 और 2 का रिलेशन दे रखा है 17 और 9 एक का हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्या बोल रहा है कि 5 हैशटैग 3 इज इक्वल टू 19 है। ठीक है भाई, दूसरा क्या दे रखा है इसने, 7 हैशटैग 2 इज इक्वल टू 17। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का यूज करके 19 बनाना है। वही चीज हम फिर वेरीफाई करेंगे, 7 और 2 में क्या 17 आ रहा है, और फिर जो आंसर जो क्वेश्चन पूछे हमसे उसमें लगा के देखेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ 5 और 3 को यूज करके हम 19 कैसे बनाएं। 5 और 3 का यूज करके 19 कैसे बना सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या प्लस करके। तो देखो 5 और 3 8, 8 दूनी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 5 दिए, नहीं मैंने क्या बोला था पहले, 5 और 3 इनको ऐड किया मैंने, 5 और 3 8, वो 8 बन गया। 8 दूनी 16 और उसमें मैंने 3 ही ऐड कर दिए तो 19 बन गया। ठीक है, ऐसा ही इसमें करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, 7 और 2 9, 9 दूनी 18 और इसमें 2 ही ऐड करेंगे तो 18 और 2 20, लेकिन यहाँ 17 दे रखा है, यानी ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, तो कोई और लॉजिक देखेंगे क्या लग रहा है। 5 और 3 का यूज करके 19 कैसे आएगा, फिर 5 और 3 का यूज करके 19 कैसे आएगा। तो देखो मल्टीप्लाई और करके देखते हैं, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करो भाई, 5 दिए 15, 15 में मैं 4 जोड़ दूं क्या आएगा, 19। ठीक है, ये चीज यहां वेरीफाई करूंगा तो 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 दूनी 14, 14 और यहाँ 4 ऐड किया था मैंने, 14 और 4 18, यहाँ तो 17 है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो क्या होगा फिर, देखो एक चीज और यहाँ है क्या, कि यहाँ मैंने 4 ऐड किया, क्यों ऐड किया, यहाँ मैंने 4 ही ऐड क्यों किया, 3 से 1 बढ़ा के मैंने 4 लिखा ही, 3 और 1 4, 15 और 4 19, 2 में 1 बढ़ाऊंगा तो नंबर क्या आएगा 3, और 14 और 3 17। नंबर क्या पूछा है, 9 हैशटैग 1, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 9 इंटू 1 9, और इसमें ऐड क्या करना है, इससे एक नंबर आगे, इससे नंबर आगे होगा 2, तो 9 और 2 11, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई, फिर जो दूसरा नंबर दिया गया है उसमें एक ऐड करके फिर ऐड करना है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। कोई नंबर दिया गया है, उसको अगर 9 से भाग देने पे क्या शेषफल आएगा।
कोई नंबर है 98765432 1, इसको 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए भाई। देखो 9 के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स, उनको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं उनको। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है हमें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 का भाग करने का जो रूल है वो हमें क्या कहता है कि नंबर जो भी दिया है आप उनका डिजिटल सम कर दो, सम ऑफ डिजिट्स कर दो, अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, या रिमाइंडर हम बता पाएंगे कि कितना होगा। चलिए चेक करते हैं, ये नंबर है 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए इसको डिजिटल सम करते हैं। इनका डिजिटल सम करने से एक और बेनिफिट, उससे भी बढ़िया एक और ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या यहाँ यहीं से काट लेता हूं मैं। देखो 9 को 9 से काट दिया मैंने, 9 को 9 से काट दिया, यानी जिनका सम 9 बनेगा वो मैं पहले हटा दे रहा हूं। तो 9 हटा दिया मैंने, 8 और 1 9, ये भी 7 और 2 9, ये भी हट गया, 6 और 3 9, 5 और 4 9, यानी सब हट गया, यानी ये नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 9 से या किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल विवान सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। हिंदी में बोल रहा है कि एक लड़की है, एक लड़की को इशारा करते हुए विवान ने कहा, क्या कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। देखो इसको डायरेक्ट करेंगे हम कैसे, विवान एक कोई लड़का है जो लड़की की तरफ इशारा करके बोल रहा है, वो जो लड़की है वह क्या है, मेरी दादी की इकलौती संतान। पहले ये बताओ, विवान मान लो मैं हूं एक लड़का, और मेरी दादी की इकलौती संतान कौन होगी, दादी पहली बात होती कौन है, दादी मेरे पिता की माता जी जो है वो, उसको हम दादी बोलते हैं। ठीक है, तो दादी की इकलौती संतान कौन होगी, मेरे पिताजी। ठीक है, इकलौती संतान पिताजी, और पिताजी की बेटी यानी मेरी कौन होगी, बहन। तो वो लड़की विवान से किस प्रकार संबंधित है, वो लड़की कौन होगी, वो मेरी बहन ही तो होगी, बहन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ताविश, ताविश कहता है, ताविश सेज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 सन्स ऑफ माय फादर्स वाइफ। ताविश कहता है फुटबॉल खेलने वाला लड़का मेरे पिता की पत्नी के 2 बेटों में से एक छोटा है। ठीक है, ताविश कोई लड़का है, उसने कहा दूसरे लड़के के बारे में क्या बोला कि मेरे पिता की पत्नी। अब बताओ भाई, ताविश मान लो मैं हूं, मेरे पिता की पत्नी कौन हुई, मेरी माता जी के 2 बेटे हैं, यानी मेरे माता के 2 बेटे, यानी एक तो मैं हो गया, दूसरा कौन, वो जो फुटबॉल खेल रहा है वो लड़का, और मैं से छोटा है, यानी जो फुटबॉल खेल रहा है वो लड़का, वो क्या है, मुझसे छोटा है, मैं बड़ा हूं वो छोटा है। अब वो कह रहा है कि वह लड़का ताविश से किस प्रकार संबंधित है, तो वो ताविश का क्या हुआ, भाई हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन अ रूम ऑफ 6 पीपल हाउ मेनी डिफरेंट हैंडशेक्स आर पॉसिबल इफ ईच पर्सन शेक्स हैंड वंस विद एवरी अदर। 6 लोगों के कमरे में कितने अलग अलग प्रकार के हाथ मिलाने के तरीके संभव है यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है। देखिए यहाँ 6 बंदे हैं और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से एक बार ही हाथ मिलाता है, यानी एक ही बंदे से हाथ मिलाना है, तो ऐसे कितनी पॉसिबल कंडीशंस हैं तो वो हमें बताना है। देखो एक मैथ में वर्ड आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन से हम ये क्वेश्चन करेंगे। कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्म है वो है NCR, जहां N क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, जैसे इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 6, तो यहाँ आएगा 6, और R वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे यहाँ हैंडशेक हो रहा है तो उसमें इन्वॉल्व कितने बंदे हैं, तो वहां उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ कितने होंगे 2, तो 6C2 से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 6C2 कैसे होगा, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और इसी के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6C2 को कैसे सोल्व करेंगे, पहले ऊपर वाला नंबर उसका फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल नीचे वाले नंबर का, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसके मल्टीप्लाई में। तो बताओ 6 फैक्टोरियल को आगे खोलूं मैं तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई में 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ 4 फैक्टोरियल ये यहाँ से कट गया,
2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 3 जा 6 यानी 5 15 जो है वो पॉसिबल कंडीशन बनेगी। अब यहाँ फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल छोटी सी चीज थोड़ा सा बता पाऊंगा मैं इसको। जैसे 1 फैक्टोरियल अगर मैं कहूँ तो फैक्टोरियल को तब तक, फैक्टोरियल खोलने का जो मेथड है वो ऐसे है कि उस नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक 1 आ जाए। जैसे 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 को तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 आ जाए, यानी एक एक नंबर डिक्रीज करते जाते हैं और जब तक करते जाते हैं जब तक 1 आ जाए। अब 3 फैक्टोरियल अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ देखो 3 2 जा 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल खोलने का ये रूल है या मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 35 एंड 46 इज मल्टीप्लाई बाय 4 देन डिवाइड बाय 3 व्हाट इज द रिजल्ट? तो ये क्वेश्चन करते हैं। 35 और 46 कितने हो गए बताओ? 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 8, ये बन गया 81। उसको मल्टीप्लाई करना था 4 से, तो 8 चौक 32 और 4 यानी यहाँ 4 यहाँ 32। उसको फिर क्या करना है? देन डिवाइड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 एकम 3 और ये 8 3 24, बीच में 0 यानी 108 ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन होगा 108 इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं 25 क्वेश्चन के सेट के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अगले डे के पहली शिफ्ट शुरुआत होगी। ठीक है, तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, चैंपियन पब्लिकेशन के साथ, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और हमारा जो YouTube चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैंपियन पब्लिकेशन और चैंपियन ई बुक नाम से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।